नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा माइक्रो टीचिंग का जो कौशल प्रस्तावना कौशल है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। कैसे करवाया जाता है, किस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है और ये कौशल क्यों करवाया जाता है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे और कैसे इसको बनाना है उसके बारे में भी समझाया जाएगा। वीडियो को अच्छी प्रकार से देखना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना और आपका टॉपिक जो भी है उसको भी कमेंट करना। उससे संबंधित हो सकता है मैं आगे वाला वीडियो भी बनाकर डाल दूं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने जितने भी सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, उनको भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रस्तावना कौशल, इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जो मेन हमारा जो टॉपिक होता है उस टॉपिक तक हमें पहुंचना होता है और बच्चों से हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर क्या है कि हमें 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो भी है, कम से कम 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं और हमारा जो मेन प्रकरण है उस तक हमें पहुंचना होता है। अभी सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि डायरी के अंदर ये इस प्रकार की फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले ऊपरी ऊपर प्रस्तावना कौशल का नाम लिख दिया, फिर छात्र अध्यापक का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, दिनांक, कालांश और समयावधि। ये इसी प्रकार से ही लिखना है। बच्चे क्या करते हैं कि बोर्ड को पूरा इसी से भर देते हैं। ये बिल्कुल जो है छोटे अक्षरों में या दूर तक दिखाई दे, मतलब कक्षा के अंदर पीछे जो बच्चे बैठे हैं उन तक दिखाई दे, ऐसे फॉन्ट के अंदर इसको लिखना होता है। और हमारा जो प्रकरण होता है वो कक्ष में आते ही नहीं लिखना होता है। ये प्रकरण जो है आप डायरी में पहले पूरा काम कर सकते हो। डायरी के अंदर सारी की सारी चीज़ें आप पहले से लिख सकते हो क्योंकि उसमें कंप्लीट काम होना चाहिए। लेकिन आप जब कक्ष के अंदर इसको पढ़ाते हो तब क्या करना है कि प्रकरण जो है वो आते ही, ये प्रकरण शब्द जो है इसको लिख सकते हो, लेकिन जो मेन हमारा आगे जैसे गुप्त काल के प्रमुख शासक हमारा मेन टॉपिक है, ये आपको आते ही कक्षा के अंदर नहीं लिखना होता है। इसको खाली छोड़ देना है, बाकी आप सारा काम बोर्ड के ऊपर कर सकते हो और ये काम आपको डायरी के अंदर भी करना है। इसमें विशेष गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं बच्चे। एक तो सबसे पहले ऊपरी ऊपर कक्षा लिखा होता है, कक्षा के ऊपर जो लाइन है वो नहीं आती। उसके बाद में प्र जो लिखते हैं उसको हम चलती राइटिंग में लिख देते हैं, पै के नीचे रै इसी प्रकार से लगना चाहिए। ठीक है। प्रकरण जो भी होता है हमारा, जैसे 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं पूरा, उसके बाद में उस प्रकरण को क्या करना है, बोर्ड के ऊपर लिखना है और उसको रेखांकित करना है। इसको चाहो तो आप अलग रंगीन चौक का उपयोग कर सकते हो इसके अंदर, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दिनांक इसी प्रकार से लिखें। अनुस्वार का एक निश्चित स्थान होता है। बच्चे क्या करते हैं कि अनुस्वार लगना चाहिए, कहीं पर भी लगा दो, चौक को कहीं पर भी मार देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको जहाँ होना चाहिए उसी जगह ही अनुस्वार का उपयोग करना है। जैसे ये आगे वाली जो पाई है इसी के ऊपर जो खड़ा डंडा होता है इसी के ऊपर सीधा अनुस्वार लगता है और कहीं पर भी नहीं लगेगा। जैसे महिलाएं होती हैं, उनके यदि माथे की जो बिंदी है, यदि मान लो नाक की सीध में नहीं लगाई जाए, इधर उधर लगा दे, तो वो कैसा दिखाई देगा। सेम वही हालत हमारी यहाँ पे जब आप पूर्ति करते हो श्यामपट्ट की, तो यहाँ पर वही होती है। इसको अनुसार जहाँ पर भी लगना चाहिए था वहाँ पे लगाओ, अन्यथा वो उसी प्रकार से दिखाई देता है जैसे माथे की बिंदी इधर उधर लगने से महिला कैसे दिखाई देगी, उसी प्रकार से। तो मतलब कहने का अर्थ गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद में आगे जो भी तारीख को आप प्रदर्शन कर रहे हो वो तारीख लिखानी है, आपका पीरियड कौन सा है, समयावधि। कुछ डायरियों के अंदर क्या होता है, पहले से प्रिंटिंग डायरियाँ होती हैं, उनमें किसी में दिनांक नहीं लिखा होता है, किसी में कालांश नहीं लिखा होता है, किसी में कोई ना कोई टॉपिक छोड़ा होता है, तो वो आपको पूर्ति करनी है जहाँ पर भी आपको खाली जगह मिले। इसके बाद में क्या करना है, पहला पेज चल रहा है हमारा, पहला पेज में सबसे पहले ऊपर ये काम हो गया आपका। और एक बात का और ध्यान रखना है, बोर्ड के ऊपर हमें सिर्फ ये जो अभी मैं पूर्ति दिखा रहा हूँ आपको, इतनी ही पूर्ति करनी है। इसके अलावा आपका प्रस्तावना कौशल के अंदर कोई भी बोर्ड का उपयोग नहीं होगा। यदि कोई विशेष
आप सामग्री दिखा रहे हो या अन्य चीज़ दिखा रहे हो या कोई चित्र बना के दिखा रहे हो और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन करना है तो वो एक अलग चीज़ है, वो आप बोर्ड का उपयोग कर सकते हो उसके अंदर, अन्यथा इसका उपयोग नहीं करना है। फिर डायरी के अंदर लिखना है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये पूरा लिखना है इसी प्रकार से। हमारा टॉपिक यही है, गुप्त काल के प्रमुख शासक। ठीक है, तो इसमें जो मेन टॉपिक होता है इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी डाल सकते हो और अलग कलर के अंदर दिखाना चाहो तो उसके अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हो और उसको अंडरलाइन करना चाहो तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, यानी अलग से दिखाना है थोड़ा सा। और मेन टॉपिक जो भी है उसके अंदर आपको अलग कलर का उपयोग करना है। जैसे मैंने पूर्व ज्ञान, शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, इनके अंदर अलग कलर का उपयोग किया है, टॉपिक के अंदर अलग का उपयोग किया है और जो लिखने की पेन है उसके अंदर हम ब्लैक पेन का उपयोग किया है मैंने, क्योंकि ये अभी ब्लैक इसलिए किया है ताकि फ़ॉन्ट आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे। बाकी आप नीले पेन का उपयोग यहाँ पे आपको करना है। आप चाहो तो मेन जो टॉपिक है वो ब्लैक पेन से लिख सकते हो, आगे नीले पेन का उपयोग कीजिए। एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है, इन दो कलर का पेन आप उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अध्यापक के लिए रेड कलर का उपयोग किया जाता है। जब आपकी पीछे मार्किंग होती है कॉपी के अंदर तो उसमें के लिए अध्यापक उसका जो व्याख्याता है वो इसका उपयोग करेगा। और आप ब्लैक पेन का मुख्य पॉइंटों के अंदर उपयोग कर सकते हो। ग्रीन पेन का भी उपयोग नहीं करना है क्योंकि वो प्राचार्य स्तर का होता है, तो प्राचार्य उसका उपयोग कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत सारी गलतियों को प्रदर्शित कर देती हैं। पूर्व ज्ञान में इस प्रकार लिख दिया। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें सामान्य और विशिष्ट इस दो भागों में इसको बांटना है और इसी प्रकार से सुंदर दिखना चाहिए। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बना हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसी प्रकार से इसको लिखना है ताकि डायरी सुंदर दिखाई दे। इसमें संकेतक हो गया, जाड़न हो गया, चौक हो गया, श्वेत वर्तिका हो गई। एवं चौक को हिंदी का यदि लेसन है उसमें श्वेत वर्तिका नाम लिखना है, अन्य के अंदर आप दोनों में से कोई भी नाम सेलेक्ट कर सकते हो। एवं अन्य कक्षा उपयोगी अन्य सहायक सामग्री, इसके अंदर क्या है, अन्य हम लगा देते हैं, अन्य सहायक सामग्री, तो इसमें जो भी हमारी चीज़ छूट जाती है वो भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। विशिष्ट के अंदर यदि आप कोई चीज़ उपयोग करते हो, जैसे रंगीन चौक हो गया, छाया चित्र हो गया या अन्य किसी प्रकार का मॉडल वगैरह कुछ भी यूज करते हो तो ही लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। लेकिन हर कौशल के अंदर कोई ना कोई एक विशिष्ट सामग्री का उपयोग आप जरूर करें, जिससे कि आपका कौशल जो है वो बढ़िया लगे। फिर सामान्य उद्देश्य लिखने हैं, जैसे विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यदि इतिहास के अलावा अन्य सब्जेक्ट है, विज्ञान है तो विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, हिंदी है तो हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, या अन्य जो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका नाम चेंज करो और उसके प्रति जो रुचि है उसको उत्पन्न करना। ये इस प्रकार से मतलब ये वाक्य बन जाएगा। फिर विद्यार्थियों को गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी देना। यहाँ जो भी टॉपिक है उसको इसका चेंज कर लेना और बाकी सेम हो जाएगा। विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना, यानी इतिहास की जो प्रति जो लोगों की मानसिकता है उसको बढ़ावा देना, या इतिहास में घटित घटनाओं के बारे में बताना। यदि यहाँ पे जैसे विज्ञान है तो विज्ञान के जो शोध हैं या जो प्रयोग हैं उनके बारे में बताना हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार सामान्य उद्देश्य जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। उसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य, इसमें क्या करना है कि प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों के द्वारा कोमा अभ्यास के माध्यम से कोमा कौशल में कुशलता प्राप्त करना। ठीक है, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया। इसमें यदि दूसरा कोई कौशल है तो उसमें क्या करना है, आपको यहाँ प्रस्तावना कौशल नाम चेंज करना है, बाकी सेम आगे की लैंग्वेज हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये इंडेक्स जो भी आपका रूपरेखा है, प्रारूप है, ये आपको डायरी का पहला पेज जो होता है उसी के अंदर ये बन जाएगा और सुंदर तरीके से इसी प्रकार से बनाना है। उसके बाद में नंबर आता है प्रस्तुतिकरण का। इसमें बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। यानी कहने का अर्थ हमारा पूर्व ज्ञान क्या है कि विद्यार्थी गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी गुप्त काल के जो शासक थे उससे संबंधित कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन, जीके टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं उसकी सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये उसी से संबंधित हमारा जो प्रकरण है उससे संबंधित मिलते जुलते अपना जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं डालना है यहाँ पे।
जो हमें टॉपिक पढ़ाना है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी देना, हमें सिर्फ उससे संबंधित पहले छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं, कोई नाम पता या इस प्रकार के छोटे छोटे जो वाक्यों के अंदर क्वेश्चन बनने वाले वो यहाँ पे डालने। जैसे तक्षशिला के प्रमुख शिक्षक कौन थे? आचार्य चाणक्य। ठीक है, ये इंडेक्स इसी प्रकार से बनानी है। ऊपरी ऊपर प्रस्तुतिकरण लिखना है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिक क्रिया, और छात्रा लड़कियां हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगी और लड़के हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे। ठीक है, और विद्यार्थी क्रिया, कुछ विद्यार्थी क्रिया नाम की जगह छात्र का उपयोग करते हैं तो वो गलत होता है, उसका उपयोग नहीं करना है, विद्यार्थी लिखना है, और विधि पर विधि। ठीक है, फिर तक्षशिला के प्रमुख शिक्षक कौन थे? इसमें आचार्य चाणक्य हो गया। अब हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि जो हमारा उत्तर आता है, पहले क्वेश्चन का उत्तर आया, तो जो ये उत्तर आया है ये दूसरे क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए नाम। जैसे आचार्य चाणक्य यहाँ पे है तो आचार्य चाणक्य यहाँ दूसरे क्वेश्चन में नाम आया है। आचार्य चाणक्य का शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अब दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आ गया, ये तीसरे प्रश्न के अंदर ये नाम आना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम आया तो इसमें चंद्रगुप्त हमने उठा लिया, तो चंद्रगुप्त के वंश का नाम क्या था? तो मौर्य वंश था। ठीक है, तो अब तीसरा उत्तर हमारा मौर्य वंश आ गया, तो कहने का अर्थ चौथे क्वेश्चन के अंदर मौर्य वंश नाम आना चाहिए। तो मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का उदय हुआ? गुप्त काल वंश का। ठीक है, फिर जो चौथा उत्तर आया है गुप्त काल वंश, तो ये नाम हमें क्या करना है? पांचवें क्वेश्चन में डालना है। तो गुप्त काल के प्रमुख उद्देश्यों के गुप्त काल के प्रमुख शासकों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन आप बच्चों से पूछोगे और यहाँ पे निरुत्तर कर देना या संभावित उत्तर कर देना, ये इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, बच्चे इसका उत्तर दे भी सकते हैं, यदि उत्तर दे दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ बहुत बढ़िया बच्चों, हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे आपको क्या करना है? उद्देश्य कथन बोलना होता है। तो उद्देश्य कथन में क्या होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पे ये भी शुद्धिकरण का ध्यान रखना है कि प्रिय विद्यार्थियों कोमा, आज हम अपनी इतिहास पाठ्य पुस्तक में संकलित गुप्त काल के प्रमुख शासक नामक अध्याय के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ये वाक्य आपको बोलना है, और ये वाक्य बोलने के बाद में आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पे प्रकरण को खाली छोड़ रखा था ये लिखना है, गुप्त काल के प्रमुख शासक, और इसको अंडरलाइन करना है। उसके बाद में आपकी प्रस्तावना जो है वो पूरी हो जाएगी। आप कक्षा कक्ष में अपनी सीट के ऊपर जा करके बैठ सकते हो, लेकिन बैठने से पहले ये भी ध्यान रखना है कि श्यामपट्ट को पूरा साफ करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब आगे क्या करना है? मूल्यांकन मापनी आएगी, तो इसके ये घटक होते हैं। पूर्व ज्ञान का उपयोग आपने किया या नहीं किया, तारतम्यता आपके क्वेश्चनों के अंदर कैसी थी, या विषय वस्तु से उसका पाठ्य पुस्तक से कैसा संबंध था, जो आप पढ़ा रहे थे उससे संबंधित वो क्वेश्चन उससे लिंक थे या नहीं थे, विद्यार्थियों से आपको कितना सहयोग मिला। क्वेश्चन आसान पूछने, सरल पूछने जिससे बच्चे उत्तर दे सकें। कठिन क्वेश्चन को नहीं डालना है, लंबे क्वेश्चन नहीं डालना है, छोटे छोटे शॉर्ट एंड स्वीट। आपने उचित साधनों का प्रयोग किया या नहीं किया, मूल पाठ की और वो क्वेश्चन जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। तो ये चीज़ आपको आगे जो इंडेक्स है वो बनानी है, और इसके आधार पर ही आपकी मार्किंग होती है। और यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी और नीचे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, इसके बीच में खाली जगह छोड़नी है। यहाँ पे जो भी आपका व्याख्याता है वो आपने कैसा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, बुरा पढ़ाया, सामान्य पढ़ाया, ठीक पढ़ाया, उससे संबंधित यहाँ पे जो भी आपकी कमी है, बढ़िया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे पॉइंट डालेंगे और उसके आधार पर आगे आपको सुधार करना है। इस प्रकार से आपकी जो प्रस्तावना है वो पूरी हो जाएगी। एक बात और भी बोलना चाहता हूँ बच्चों से, आप जब भी मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बिना हेलमेट के बिल्कुल भी मोटरसाइकिल का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। और आपसे निवेदन भी करता हूँ मैं कि आपकी उम्र यदि 18 साल से कम है तो आप बाइक नहीं चलाएं, क्योंकि आप यदि 18 साल से पहले बाइक चलाते हो तो आपके पास लाइसेंस नहीं होगा। कल को मान लो कि कोई घटना घटित हो जाती है तो उसमें कानून के अनुसार आपके परिवार वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यदि कोई बच्चे का अभिभावक की वीडियो देख रहा है तो अपने बच्चों को ये चीज़ उससे समझाएं कि उसकी उम्र जैसे 18 साल हो जाएगी तो उसके बाद उसका लाइसेंस बनेगा और उसके बाद वो साधन जो है वो चला सकता है। और विशेष तौर से हमें बिना हेलमेट के तो बाइक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए।
इससे आपका जीवन भी सही रहेगा और आपके परिवार का भविष्य भी उज्जवल होगा। क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, दिन प्रतिदिन कि बिना हेलमेट बाइक चलाते हैं। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल भी है एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान, इसके ऊपर भी आप विजिट करें। इसमें सारे जो कौशल हैं उनको डाला गया है। लेकिन इस चैनल पे मैं दोबारा इसलिए डाल रहा हूँ, एक तो टॉपिक चेंज कर रहा हूँ और दूसरा इसलिए डाल रहा हूँ कि उसमें कुछ त्रुटियाँ थोड़ी बहुत यदि थी तो वो मैं इसमें दूर कर रहा हूँ। सूचना के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।